हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का ओनली एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में क्लास लेके आई हूँ। मैं पिछले क्लास ना लाने की वजह से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो आज से एक हम नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं। आज 1 जून 2026 है। तो आइए हम एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले ये हिस्ट्री में ये क्लास 6 का हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें टोटल लेसन है, दिखाती हूँ मैं। तो इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, यानी 11 लेसन हैं। तो एक एक लेसन करके हम रोज़ पढ़ेंगे। तो आज से एक एक लेसन शुरू करेंगे, तो 11 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 7, इस पे टोटल 10 लेसन है। तो एक एक करके हम रोज़ पढ़ेंगे, तो ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, यानी 11, 10, 21 दिन। 21 दिन में क्लास 6 और क्लास 7 के ख़त्म हो जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। और इसमें भी 10 लेसन है। तो यानी इस मंथ के लास्ट जाते जाते हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो 31 लेसन है और 30 का ये मंथ है। तो एक लेसन हम किसी में ज़्यादा पढ़ लेंगे, कोई भी छोटा टॉपिक होगा या जो उसमें एक लेसन बढ़ा के पढ़ लेंगे। तो ये क्लास 6 में ही हम ये करेंगे, क्लास 7 और क्लास 8 में नहीं करेंगे। और बाकी देखते हैं, आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो ये क्लास 6 का है एनसीईआरटी। तो आज इसका फर्स्ट लेसन हम पढ़ाएंगे। और इसमें क्या कहता है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी अतीत में क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, ठीक है। तो पहले हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे और फिर इसका शॉर्ट्स नोट्स बना के उसको भी हम डालेंगे। पहले हम बुक्स पढ़ेंगे, ये डालेंगे, फिर नोट्स डालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 का ये चैप्टर फर्स्ट होगा, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये रसीदा का सवाल है, ये पेपर पढ़ रही थी। तो इसने पेपर पे देखा था 100 वर्ष पहले। तो ये सोचने लगी कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये किसे मालूम है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई ना, कल क्या क्या हुआ, परसों क्या हुआ, ये तो हम जान सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इससे जान सकते हैं, टेलीविज़न देखने से जान सकते हैं। पर 100 वर्ष कैसे हुआ, ये हम कैसे जानेंगे इसे। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारी, पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये क्या कह रहा है, आज अभी के समय में, वर्तमान समय में जितने भी आदमी हैं, जैसे कि शिल्पकार हो गया, किसान हो गया, संगीतकार हो गया, शासक वर्ग हो गया, व्यापारी हो गया, पुरोहित हो गया, तो ये सब आदमी उस टाइम में थे और ये क्या क्या करते थे, क्या इनका यही रोज़गार था, यही सब जानना है। और क्या जानना है। अब आइए देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले, यानी सबसे पहले लोग रहने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, नर्मदा नदी घाटी में। और इसके पास में एक जंगल था। ये क्या कह रहा है, लोग इस नदी तट पे रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जरूर फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि नर्मदा नदी घाटी के तट बगल में एक बहुत बड़ा विशाल जंगल था और वहाँ रह रहे आदमी उस विशाल जंगल से परिचित थे, ठीक। अब आगे आइए देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में
इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में है। अब आइए, सबसे पहले ये तो बताया कि नर्मदा नदी घाटी में लोग रहते थे, वहाँ पास में जंगल था, वहाँ जो लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं वो शिकारी लोग थे। अब एक और बात बता रहा है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष यानी सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बीच में, ये रहा सुलेमान और ये रहा किरदर पहाड़ी, ये आधुनिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में है। यहाँ एक गांव, एक बस्ती मिला है। यहाँ के लोग सबसे पहले कृषि में जौ और गेहूँ उपजाए। पशुपालन में भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशु पालते थे। अब सबसे पहले पाला गया पशु कौन सा था? कुत्ता था। तो ये नर्मदा नदी घाटी तट में लोगों के रहने के बाद ये सुलेमान और किरदर पहाड़ी यानी मेहरगढ़ गांव में जो लोग रहते थे उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ इसने ये भी बताया कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी में भी जो लोग रहते थे यहाँ भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, यानी लोग यहाँ भी रहते थे। उसके बाद विंध्य के उत्तर में चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी लोग यहाँ भी रहते थे। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी सबसे पहले चावल का साक्ष्य विंध्य पहाड़ी के उत्तर में मिला है, यानी यहाँ भी लोग रहते होंगे। इसके बाद आइए, फिर ये बता रहा है कि सिंधु की सहायक नदी हम किसे कहेंगे? एक बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, उन्हें हम सहायक नदी कहेंगे। तो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व सिंधु की सहायक नदी के किनारे जो फले फूले थे। अब यहाँ देखिए, आप ये रहा आपका सिंधु नदी और ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये सहायक नदी हो गया। और यहाँ 4700 वर्ष पूर्व एक नगर फला फूला था। अब आगे कह रहा है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। ये 2500 वर्ष पूर्व पहले हुआ। अब ये क्या कह रहा है? ये मगध के बारे में बता रहा है कि गंगा की सहायक नदियों में नगरों का विकास हुआ था। अब गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था। ये देखिए, वही बात हुआ। अब ये मगध जो था ये कहाँ है? वर्तमान बिहार में है। मगध के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। अब ये क्या कह रहा है कि जो मगध था, गंगा सोन की सहायक नदी दक्षिण में जो मगध था, इसके राजा बहुत ही शक्तिशाली थे। और ये मगध जो साम्राज्य था ये वर्तमान बिहार में था। अब आइए, यहाँ क्या कह रहा है? कभी लोग काम की, अब ये लोगों ने सदैव एक उपमहाद्वीप से दूसरे हिस्सों की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी तथा समुद्र के किनारे यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब ये इतना यहाँ से यहाँ तक ये बता रहा है कि लोग यात्रा करते थे। तो कभी काम की तलाश में यात्रा करते थे, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण यात्रा करना पड़ता था, कभी सेनाएं दूर दूर तक विजय हासिल करने के लिए यात्रा करती थी, कभी व्यापारी व्यापार करने के लिए अपने जहाज़ों से मूल्यवान वस्तु एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाया करते थे। धर्मगुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। यानी यात्रा तभी भी थी, यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी लोगों ने यात्रा की। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं में समृद्धि मिली, यानी विकसित मिली, उन्नति मिली। कि कई सौ वर्ष पहले लोगों को पत्थर तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीके एक दूसरे के विचारों से अपनाते रहे। यानी कि ये कह रहा है कि भोजन बनाने के तरीके सीखें, संगीत रचना सीखें, यानी एक संस्कृति दूसरे संस्कृति में विलीन हुई। एक दूसरे का हमारा कुछ वो सीखा, उसका कुछ हम सीखें। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि देश का नाम कैसे पड़ा। अब अपने देश के लिए हम क्या क्या शब्द यूज करते हैं? भारत करते हैं, इंडिया करते हैं, जो कि आर्टिकल 1 में भी है। भारत का 2 नाम है, एक भारत है, एक इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया जो शब्द है ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। संस्कृत में सिंधु किसे कहते हैं? इंडस को कहते हैं, यानी इंडिया। ठीक,
अपने एटलस में ईरानी यूनानियों का पता लगाओ। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, अब ईरानी यूनानी जो थे वो सिंधु ना कह के एक हिंदोस कहते थे और एक इंदोस कहते थे। ठीक है, तो हिंदोस और इंदोस से बाद में आके इंडिया नाम पड़ा और भारत जो नाम है इसका प्रयोग होने लगा। एक भरत नाम का कबीला था जो उत्तर पश्चिम की ओर में रहता था, उसी के नाम के आधार पे भारत नाम पड़ने लगा और इस कबीले के बारे में हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में भी दिया गया है भरत नाम के कबीले के बारे में और उसके नाम के आधार पे भारत का नाम भारत पड़ा। अब ये कह रहा है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। ठीक है, अब ये तो हो गया, देश का नाम पड़ गया, अतीत के बारे में जानना क्या है ये पड़ गया, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, क्यों जाते थे ये भी जान गए। अब अतीत के बारे में जाने तो जाने कैसे, तो कैसे हम जानेंगे अतीत के बारे में? पांडुलिपि से, यानी अतीत में कुछ लिखी हुई चीज़ें होंगी, जैसे शिलालेख हो गया, पांडुलिपि हो गई। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ होता है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पे विशेष तरीके से तैयार भोज पात्र पे लिखा जाता था। ठीक, अब आइए पांडुलिपि के बारे में हम बताते हैं आपको। पांडुलिपि जो होता था यह हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ था, उसका छाल लाके उसको साफ सुथरा करके उस पर लिखा जाता था। ये हाथ से लिखा जाता था। इसके लिए अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है जिसका शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ होता है, से निकला है। ठीक है, अब आ गया ये देखते हैं। और इस पांडुलिपि में लिखा क्या होता था? इस पांडुलिपि में लिखा होता था राजाओं और व्यवहारों, नहीं, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा प्रयोग आम लोग करते थे। अब आइए, ये क्या कह रहा है कि पांडुलिपियाँ जो मिली हैं हमें, ये पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी और ये किस पे लिखी जाती थी? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज की छाल पे लिखी जाती थी। और इसमें लिखा क्या होता था? तो इसमें धर्म के बारे में बताया जाता था, धर्म व्यवहारों के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि और विज्ञान के बारे में बताया जाता था। इसमें विशेष प्रकार की चर्चाएं मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इसमें लिखे मिलते थे और संस्कृत में मिलते थे बहुत सारे, और थोड़े बहुत प्राकृतिक और तमिल में मिलते थे। प्राकृतिक भाषा का उस टाइम में आम लोग प्रयोग करता था। अब आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे दिया जाएगा कि पांडुलिपि किस किस विषय में लिखा होता था, तो एक ऑप्शन दे दिया जाएगा प्राकृतिक भाषा, एक तमिल भाषा और एक संस्कृत भाषा, और एक दिया जाएगा इनमें से सभी। तो टिक करके आना है इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी भाषाओं में लिखा मिलता था। अब पांडुलिपि के अतिरिक्त अभिलेख भी मिलते थे। तो अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णीय किए मिलते थे। यह मतलब कठोर सतहों पे अभिलेख मिलता था, जैसे शिलालेख हो गया, अभिलेख हो गया। तो ये चट्टानों पे, तांबों पे लिखा मिलता था। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष के भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्णीय करवाएं। अब आप ये सोचो कि राजा रानी के अलावा अन्य स्त्री पुरुष क्या लिखता होगा? तो वो दान में दिए हुए जो सामान जो दान में देता था तो उतना ही लिखता था। उसके निजी जीवन के बारे में कुछ नहीं पता लगा है कि आम लोग कैसे रहते थे। बस राजाओं का जीवन, राजाओं का लड़ाई, राजाओं अर्जित विजय, लेखा जोखा, बस यही सब होता था लिखा। अब पांडुलिपि अभिलेख के अलावा कुछ साक्ष्य भी लिखे मिले हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें, अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी अध्ययन करते। आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई में भी
इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। उनमें से उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते हैं। वे वनस्पति के अवशेषों से बहुत मुश्किल से बच पाते होंगे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जले हुए मिल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। यानी पुरातत्वविद कैसे ढूंढते थे, जैसे कोई मछली कटा मिलता था, मछली का कोई इधर कटा मिलता था तो यानी कि लोग मछली खाते थे। अब अनाज वनस्पति के दाने तो नहीं बच पाए, लेकिन जो जल गए वो बच गए। जलने के बाद अनाज के दाने बच जाते हैं तो उनसे वो जान पाते थे पुरातत्वविद कि लोग क्या खाते थे, कैसे भोजन करते थे। तो पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व की ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत जानने में प्रयास करते थे। अब ये क्या कह रहा है कि पुरातत्वविद, इतिहासकार अतीत की खोज करते थे और खोज करके हमें अतीत के बारे में बताते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे। और एक स्रोत और अतीत की उत्खनन द्वारा प्राप्त वस्तुओं को वो स्रोत कहते थे। उन स्रोत के माध्यम से हमें इतिहास जानने में और सहायता मिलती है। अब आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। अतीत एक या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पे ध्यान दिया होगा? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य पे आधारित है केवल ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोगों का भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में भी रहने वाले लोगों खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। देखिए ये क्या कह रहा है कि अतीत शब्द का हम बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए उस समय में भी भिन्नता थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज थे। कहीं कुछ ज़्यादा विकसित हो गया था, कहीं नगर बनने लगे थे, कहीं वही आदिवासी लोग पकड़ के खाना खाते थे। तो आज भी वही है कि आज भी देखिए वर्तमान में जैसे दिल्ली में, दिल्ली के लोगों का भोजन कहाँ से जाता है? गांव से जाता है। गांव के लोग दिल्ली के लोगों के भोजन आपूर्ति करते हैं। ठीक है। आज देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं और शिकार करके खाना खाते हैं। उन लोगों का अपना वही ये दिनचर्या चल रहा है। मगर वही अब दिल्ली एनसीआर में देखिए लोगों ने तरक्की किया है। अब आगे देखिए तिथियों का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख, माह या वर्ष, जैसे कि 2000 या ईस्वी तरह कुछ कोई ऐसी वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये कहना क्या चाहता है कि इधर आइए देखते, छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ ईसा का जन्म हुआ तो इसके पीछे जो हम कहेंगे उसको हम कहेंगे BC और इसके आगे हम ईस्वी सन कहेंगे। ठीक। और अभी 2000 चल रहा है तो हम 2000 को लेते हुए यहाँ से गणना करेंगे। एक एग्जाम्पल मानिए कि अभी 2000 BC चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2000 लिखा हुआ नहीं है। 2000 से लेके हम यहाँ तक की गणना करेंगे 2000 ईस्वी से। और जैसे कि 6000 वर्ष पहले मेहरगढ़ था तो हम उसको 8000 वर्ष पूर्व कहेंगे। तो इस तरह गणना करेंगे। तो NCERT क्लास 6 चैप्टर 1 में इतना ही दिया गया था। इसका नोट्स लेके एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसका नोट्स रहेगा। आगे आप लोग पढ़िए और देखिए।